बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के साथ, जो कि सरबराह हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। मौजूदा सियासी हालात पे हम बात करेंगे। कल का दिन बहुत अहम है, 13 अगस्त, और फिर 14 अगस्त का दिन बहुत अहम है। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है चीज़ें, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जिस तरीके से सियासत ने कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, कोई सिमत नज़र नहीं आ रही, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमेशा की तरह आपने एक कॉल के ऊपर जो है वो मुझे वक्त इनायत किया। पहले तो ये बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि एक तो कन्फ्यूजन ये कि 13 को शायद आप लाहौर में भी कोई आपकी एक्टिविटी है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ये चीज़ चल रही है। दूसरा इसी से जुड़ता हुआ सवाल कि 13 अगस्त को जो आप इस्लामाबाद में गए, क्योंकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे जलसा कर रही थी, इसलिए वहाँ पे गए हैं। ये इसमें हकीकत क्या है, किस तरह से मामला जो है वो इतना क्योस का शिकार हो गया? नहीं सामा भाई, ऐसा नहीं है कि हम तहरीक इंसाफ की वजह से गए, बल्कि 14 अगस्त को या 13 अगस्त को तहरीक इंसाफ जो यहाँ जलसा कर रही है लाहौर में, या हमने 13 अगस्त की जो दरख्वास्त है, वो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो दो दी हैं दरख्वास्तें, 1 जुलाई के अवाइल में और 1 जुलाई के आखिर में। ठीक है। तो ये दो दरख्वास्तें दी हैं जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको, लेकिन उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर ये एक्सक्यूज़ किया, जी मुहर्रमुल हराम है, सारी सिक्योरिटीज़ वहाँ लगी होंगी, लिहाजा हम आपको जगह नहीं दे सकते। तो हमने मुतबादिल जगह के ऊपर सोचना शुरू कर दिया और ये कहा कि चलें हम इसको आगे कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे कान में ये खबर पड़ी कि PTI को वहाँ जलसे की इजाज़त हो गई है, तो हमारा एक कानूनी हक था कि दरख्वास्त हमने पहले दी है और हम वहाँ जलसे करने के लिए जा रहे हैं, तो PTI को आप बिल्कुल इजाज़त दें, लेकिन फिर उसके बदले में हमें पहले इजाज़त दें और उनको बाद में, उनकी दरख्वास्त हमसे बाद में आई है। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर हमने गवर्नमेंट से शदीद एहतजाज किया और फिर PTI ने अपना जलसा जो है वो लाहौर में मुंतकिल कर दिया। तो हमारा जलसा भी पहले था और बाद में। दूसरा बात है कि हमारा 13 को जलसा फैज़ाबाद में हो रहा है और 14 को जलसा हमारी रिवायती रैली है, जो PTI ने शायद कभी की है या नहीं की, जलसा किया या नहीं किया, हमारी रिवायती रैली है जो हम तकरीबन पिछले 2016 से मुसलसल 6 साल हो गए जी, पिछले बैन जब था तब भी हमने रैली की। अच्छा। और वो मैं आपको FIR सेंड कर दूंगा, आप वीडियो में लगा दीजिएगा। तकरीबन 250 अफराद से ज़्यादा पर हमारे FIR हुई 14 अगस्त की आज़ादी की रैली निकालने के ऊपर, जो बहुत बड़ा इज्तिमा था जिसको कोई नहीं दिखा सका। और अब बहुत अवाम ने मोहब्बत का इज़हार किया और आई, क्योंकि हमारी रिवायती चीज़ चल रही थी। वो बैन थी, तब भी पाकिस्तान के साथ हमें वफा और मोहब्बत के इजहार के लिए भी हमें एक FIR सहनी पड़ी और उसके अंदर बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हुआ और उसके अंदर हमने ज़मानतें करवाई, उसकी पेशियाँ आज भी चल रही हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अब कल आपको इजाज़त मिल गई है, कल फैज़ाबाद पुल एक दफ़ा लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठेगा, या अभी भी कोई पाबंदी या कोई क्या मामला? इजाज़त तो नहीं दी जी। अच्छा। इजाज़त नहीं दी तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने PTI को इजाज़त दे दी। हमने जब कहा कि आपने PTI को इजाज़त दे दी, हम इंसिस्ट करते कि हमें इजाज़त दें, तो फिर बनता था कि लब्बैक खराबी। हमने कहा ठीक है, PTI वहाँ जलसा करें, हम अब फैज़ाबाद पुल के ऊपर करेंगे। फैज़ाबाद पुल के ऊपर हम ऐलान कर चुके थे, PTI के मूव होने से पहले ही ऐलान कर चुके, ठीक है PTI वहाँ जलसा, आपने इजाज़त दे दी, अब हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हमें पता लग गया कि आपने हमें इजाज़त नहीं देनी। अगर इजाज़त का देने का उसूल होता तो पहले हमें मिलती और बाद में उनको मिलती, ठीक है। उसी दिन उसी टाइम में उन्होंने जलसा रखा, बल्कि उनको नहीं चाहिए था कि हमारा, जब उनके पास इंफॉर्मेशन भी थी और हम सोशल मीडिया कैंपेन भी कर रहे थे और सारा जो मीडिया कैंपेन थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, तो उनको ज़रूरत नहीं थी कि वो इस तरह ऐलान करते। उन्होंने तो अचानक ऐलान किया। उन्होंने तो मेरे ख्याल से 5 अगस्त पे आगे ऐलान किया या 3-4 अगस्त पे आगे ऐलान किया, तो हम तो 1.5 महीने से कैंपेन कर रहे थे। चेंज क्यों किया, क्या लगता है आपको? किसने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नहीं, उन्होंने अच्छा जस्सा दिया। अच्छा। देखें, हम कभी भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा इस मुल्क के अंदर ऐसे हालात कभी भी नहीं बनने चाहिए, ठीक है। हमारा हक पहले था तो उन्होंने हमारे हक को छोड़ा। अगर वो ना भी छोड़ते तो हम अपना हक लेने के लिए फैज़ाबाद जा रहे थे कि हम वहाँ जलसा करेंगे। बिल्कुल सही। थोड़ा सा मुल्क की सूरत हाल पे बात करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह से बयान, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और ख़ासकर मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब का जो मामला है, इसके ऊपर मैं आपकी राय चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट्स तो बहुत सी आई, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने नाम लेके, जर्नैलों के नाम लेके, मरियम बीबी ने इतने बड़े बड़े, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, ख्वाजा एजाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, मतलब जिसका नाम लें आप तो वो चीज़ें। क्या लगता है आप, शहबाज गिल की तो स्टेटमेंट कोई
इतनी खतरनाक भी नहीं थी। आप समझते हैं कि किस तरह से ये मामला इतना मिसहैंडल हो गया? वो छुप कर करते हैं तदबीर इसे कहते हैं, हम धर लिए जाते हैं तकदीर इसे कहते हैं। असल में ये मुकाफ़ात अमल भी नहीं कहा जा सकता। जो हमने किया, जो बोया, वो हमारे साथ होना है। ये दुनिया का उसूल है, ठीक है। और तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह कहता है हम लोगों के दरमियान ना दिन और रात को बदलते हैं, लोगों के दरमियान दिनों को बदलते हैं। बैनन्नास, लोगों के दरमियान दिनों को बदलते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ना, इसने बदलना था, ठीक है। ये इनके लिए पैगाम भी है, मुस्तकबिल में जो भी एक सियासी सूरत हाल बने, ये इक़्तिदार में आए ना आए, जैसे भी हालात हो, लेकिन इनके लिए पैगाम है कि तुम जब कुव्वत में होते हो तो ख्याल किया करो, और जब कुव्वत से नीचे उतरते हो तो तब भी ख्याल किया करो। और ये पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जहाँ हर लफ्ज़ की बल्कि हर हर्फ की कीमत देनी पड़ती है। तो जिसने भी जो कुछ कहा, मैं ये समझता हूँ कि हौसले का इज़हार करना चाहिए। जब इंसान से कोई चीज़ें जा रही हों और कुछ मिल रहा हो, दोनों औकात में, आपको कोई एजाज़ मिल रहा है या आपके पास कोई चीज़ें आ रही हैं या आपसे कोई चीज़ें जा रही हैं, दोनों हालतों में बैलेंस रहना चाहिए। गुफ्तगू के अंदर भी, किरदार के अंदर भी, अमल के अंदर भी बैलेंस करना चाहिए। इसलिए हाँ, वो जहाँ अनबैलेंस चीज़ होती है वो एक ही बात है, हमने जो की सीखी है वो नामूस रिसालत की बात है, वहाँ सारे बैलेंस ख़त्म हो जाते हैं। बाकी सारी बातों में बैलेंस बात करनी चाहिए। ये जिन्होंने भी की, उनके मफादात को जब जद पहुँची तो उन्होंने बोला, और हम मफादात वाले नहीं। और उनसे ये पूछा जाए, ये सवाल किया जाए कि तुम्हें ये कलाम और ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो वो ये कहेंगे कि हमें यहाँ से तकलीफ़ हो रही थी, हमें वहाँ से तकलीफ़ हो रही थी, हमें यहाँ से। तो जब राहत हो रही थी तो तुमने क्या कहा? सवाल ये है। दूसरी बात है कि अब जो कह दिया ना, उसके ऊपर जो भी है उनका वही बात है कि इस हर्फ की कीमत देनी पड़ेगी, वो उनको देनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए। बाकियों के बारे में भी आप समझते हैं, जितने मैंने नाम लिए हैं, अगर आप कहते हैं मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मरियम है, नवाज़ हैं, जरदारी ने कहा कि तुम तो 5 साल के लिए आते हो या चंद सालों के लिए आते हो, हमने यहीं पर रहना है। ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा, अय्याज सादिक ने कहा टांगें काँप रही थी, इस पर मुंबई अटैक वाली बात की, डॉन लिक्स 1, डॉन लिक्स 2, ये सारी बातें की। इनके साथ भी आप समझते हैं कि इसी तरह से इनको भी कोर्ट के अंदर लेके जाके इनकी भी गिरफ्तारियां ऐसी होनी चाहिए? देखिए, अगर ये पैमाना है कि ये गुफ्तगू मना है और अगर ये पैमाना सबके लिए है, फिर तो कोई भी करे। लेकिन अगर ख़ास और मोहब्बत वाले और चुन लिए जाएं, उनको माफ़ कर दिया जाए, और जो हों और जब तक लाडले हों जो मर्ज़ी कहते फिरें, और जब नहीं आ रहा आपको? हो रहा है ना, ये हो रहा है। अब बगलगीर हो गए जिनसे, उन्हें माफ़ी मिल गई, और जैसे यही तो माशरे का तवाज़ुन ख़राब करते हैं, यही तो सवाल उठाते हैं। ये बात रुकेगी नहीं, ये मज़ीद सवाल उठाएगी कि आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं, हमें क्यों पकड़ रहे हैं, हमें क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, उनको क्यों छोड़ रहे हैं। आप एक बात है कि मैं आपसे खुली बात करता हूँ, आपको क्या लगता है इनके जब ज़ात के ऊपर ज़ात आती है, मफादात के ऊपर ज़ात आती है, तो ये मुल्क के हक़ में बोलेंगे? हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं बोलेंगे। ये हमेशा मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बोलेंगे। भाई आपने कुछ हासिल करना है, अपनी जद्दोजहद करना है, तो उसके आगे बैरियर्स हैं, उसके आगे उतार चढ़ाव है, मुश्किल रास्ते हैं, तो उनको बखुशी कबूल करना चाहिए। इससे इससे एक बात ये साबित होती है कि इनमें कोई भी लीडर नहीं है, एक लीडर नहीं है। दूसरा, लीडर ने कोई लोग तैयार नहीं किए हुए कि जो मुश्किल वक्त में अच्छे फैसले करें और उन पर खड़े रहें, और अच्छे वक्तों में ज़्यादा मज़ीद अच्छे फैसले करके उनका मुस्तकबिल में समरात हासिल करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये मामला तो हो गया, इस मामले से हवाले से आखिरी सवाल ये है कि 10 माह की बच्ची आपने भी कल देखा, बग़ैर माँ के रात उसने गुजारी, जिस तरह से उसकी माँ को जेल में डाला। असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बीवी की बात कर रहा हूँ, उसकी सास पेशेंट, उसकी सास टीचर, उसको मारा पुलिस ने। ये आप समझते हैं कि हमारा आइन कानून जो है वो इजाज़त देता है, या इस तरह के रवैये हमारी सोसाइटी के अंदर होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देखें, इसकी तो हर सूरत में मज़म्मत है, हर सूरत में। और ये कोई भी हो, कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, एक म्यार और पैमाना होना चाहिए जिसके अंदर म्याना रवि के साथ चीज़ें चलें। अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी शक्ल लोगों को दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अगर जिसके ख़िलाफ़ बात हुई है उसमें भी अच्छा, वो थोड़ा सा ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने बताया किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, जुल्म ज़्यादती तो टीएलपी के साथ भी हुई है। जी, टीएलपी के साथ इस हद तक जुल्म ज़्यादती हुई कि हमारे एक बाग शाह साहब हैं, सैयद बागरी शाह साहब, सैयद घराना है, तो उनकी बच्चियों को, ख़वातीन को उठाकर ले गए
और ये तो मालूम था ना कि ये कहाँ बना है, उनकी ख़वातीन का तो कुछ दिन तक मालूम भी नहीं हुआ कि उनको रखा कहाँ था। अभी आपके ज़िमनी इंतखाब में वो MPA के टिकट होल्डर भी थे, मैंने इंटरव्यू किया जी उनका। तो वो लोग तो जुल्म का आगाज़ इन्होंने भी किया, यानी आगाज़ तो बड़ी देर से हो चुका है, लेकिन इन्होंने भी अपने हाथ पूरे धोए हैं उसमें। लेकिन अब वक्त आया इन पर, तो हम इस चीज़ की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, कभी भी हौसला शिकनी करेंगे। अब सब बर्दाश्त किसकी कम हो गई है इस सारे मामले में? बर्दाश्त उन्हीं की कम हुई है जो हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त हैं लोगों के लिए, और उन्हीं की बर्दाश्त कम हुई है। असल में मसला ये नहीं है, असल में मसला है कि कोई भी तनकीद करे उन्हें दुख इस बात का नहीं होगा जिसको लाडला और प्यारा पाला है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कुछड़ चुकी रखे है, वो दंदियाँ वडन लग पाया रोलाया है वे पंजाबी का लफ्ज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए किसको? उनको पहले भी नहीं मिलनी चाहिए थी। अच्छा, वो भी गलत था? गलत है, आइंदा भी नहीं मिलनी चाहिए। देखें, अगर मुल्क कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलाना तो आप उनके हवाले कर दें, उनके हवाले कर दें एक्सटेंशंस और ये तो सारा, ये तो अपने आप की मुल्क की खराबी है ना। उनका काम ही इससे क्या है? एक्सटेंशंस का क्या ताल्लुक है? उनका इदारा वो फैसले करे, अगर एक्सटेंशन देनी है, जो कुछ करना है तो वो अपने इदारे में फ़ैसला करें किसको रखना है किसको नहीं करना। अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है सियासी लोगों की, सियासी जमातों की, सियासी गवर्नमेंट्स की, जितनी भी जो भी मुतल्लिका गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी अगर होती भी है तो वो एक गवर्नमेंट बहैसियत ताकतवर के फ़ैसला ना करे कि ये ताकतवर हैं तो हमें एक्सटेंशन देनी है। अगर मुल्की मफाद में है तो बिल्कुल देना चाहिए, सबको रख गया। अगर ये है कि भाई हम इसको देंगे और कल ये आएंगे हमें सपोर्ट करेंगे या इसको लाएंगे, तो ये तो फिर आप गद्दारी कर रहे हैं। आपने जो हल्फ पढ़ा है वो सुना नहीं है, वो किस लिए है? वो हल्फ क्यों उठाते हैं? वो सिर्फ टीवी पे एक एचकन पहन के हल्फ नहीं है यार, वो हकीकी तौर पर अल्लाह को जवाब देना है, आप कौम को जवाब दो। अगर आपने वो हल्फ के मुताबिक आप समझते हैं कि मुल्की मफाद है और ये है तो फिर ठीक है, फिर सारे एक तरफ हैं। अगर आप ये समझ रहे हो कि इसको देने में फ़ायदा है, इसको देने में नुकसान है, इसको लाने में फ़ायदा होगा और इसको जनाब हमारी जमात पनपेगी, तो ये तो फिर आप मुल्क मिल्लत से गद्दारी कर रहे हो। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल सही है। अमेरिका की ग़ुलामी होनी चाहिए? अमेरिका की ग़ुलामी कभी भी नहीं थी। अच्छा, थी नहीं, अब भी नहीं है? कहाँ? मुल्क में नहीं, वो तो सारे ग़ुलाम हैं, सारे ग़ुलाम। अवाम हमारी आज़ाद ज़हन है। देखें, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, अगर आप इक़्तिदार की बात कर रहे हैं तो शुरू से लेकर आज तक अमेरिका का ग़ुलाम कौन नहीं आया? सारे ग़ुलाम आए। आप मुझे बताएं, उनकी आशीर्वाद के बगैर इस मुल्क में मैं ये समझता हूँ कि एक MPA नहीं बन सकता, एक MNA नहीं बन सकता। अगर वोटों की गिनती पर आए तो 2018 में TLP अच्छी सीटें ले चुकी थी, लेकिन नहीं। और अब इंशाल्लाह माहौल बदलेगा, लेकिन खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट वाले से नहीं बदलेगा। वो तो यहाँ से ले ली, ये कह दिया, और वहाँ ये कह दिया कि आप हमें गाड़ियाँ दे दें US साइड से, और फिर जाकर सफ़ीर की बातें भी कराई। आपको शायद मालूम नहीं है, मैं तो 2.5 महीने से कह रहा हूँ कि ये सफ़ीर से मुलाकातें कर रहे हैं और ये उनको कह रहे हैं कि हमें सियासी बयानियाँ बनाने दें। अच्छा, दूसरे आए हैं, वो भी तो अमरीकी ग़ुलाम हैं। मुझे ये बताएं, अगर अमरीकी ग़ुलामी रियासती सतह पर और जनाब मुल्क की सतह पर ना होती तो क्या ओसामा के ऑपरेशन का ड्रामा ना ऐसे ही रचाया गया? मुल्क में बड़े बड़े हादसात हुए हैं। यहाँ से वो क्या करने हैं, कर्नल जोसेफ गया है, रेमंड डेविस गया है। सकूत पाकिस्तान अगर देखा जाए, सकूत ढाका के बाद अगर सकूत पाकिस्तान जो सबसे बड़ा ख़तरनाक था वो रेमंड डेविस की शक्ल थी, और उसको आपको और मुझे पता है कि उसके अंदर उसकी ज़मानत के लिए फ़ाइलें कौन उठाकर फिरते रहे, और जनाब उसको भिजवाने के लिए और उसको यहाँ इंटरटेन करने के लिए मतलब इन अरेस्ट के अंदर जो जब वो कैदी था उसके दौरान उसको इंटरटेन कौन करता रहा। तो ये अपने मुल्क के साथ तो हमने बड़े जुल्म किए हैं ना। अच्छा, ये बताएं, नवाज शरीफ साहब फिर सुना है कि आ रहे हैं अगले महीने, कहाँ देखना चाहते हैं उनको? नवाज शरीफ साहब को उधर ही देखना चाहते हैं जहाँ से वो गए थे, जेल में। इसलिए कि उसकी वजह है, इसलिए कि वो कर्ज बाकी है। आपने जिसका जितना वक्त लिया है ना, वो वक्त देना पड़ेगा। आप उस वक्त जेल काटते और उस वक्त सारी मालूमात करते तो आज आपके लिए कहीं ना कहीं होता कि ठीक है जी, मुल्क के लिए आप तो भागे हुए हैं। और भगोड़े का क्या होता है, उसको वापस किले में बांधा जाता है, उसको बाड़े में नहीं छोड़ा जाता, या उसको उनके मतलब सरबराह में नहीं लगाया जाता, तो उसको तो उसके जगह पर छोड़ा जाएगा। तो ये उनके लिए है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो मुल्क में आते हैं तो उनकी जमात शायद बच जाए, वरना तो कोई चांस नहीं है। PTI के साथ इत्तेहाद हो सकता है? PTI के साथ नहीं हो सकता इत्तेहाद। नून लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है? नहीं, किसी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। किसी सूरत भी नहीं हो सकता? हाँ, एक सूरत में हो सकता है, वो हमारे बयानियों को मान लें, वो हमारी बात के ऊपर आ जाएं, वो तो बिल्कुल हो सकता है। फिर हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि
सोशल मीडिया के ऊपर आपके फॉलोअर्स वैसे तो हकीकी ज़िंदगी में भी हैं, लेकिन हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो लातादाद उसके अंदर हैं। लेकिन क्या वजह बनती है कि कुछ लोग जो आपके साथ होते हैं उसके बाद वो अगर कोई और बयान भी करना शुरू करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक रिलेक्टेंस का सामना। और या मकबूल जान साहब को देख लीजिए, आप बड़ा करीब रहे, मैं भी वहीं स्टेज पे था, आपको याद होगा खादिम हुसैन रिजवी साहब जब नारे पाकिस्तान पे आए और या साहब की तकरीर भी हुई, सारा कुछ हुआ, बड़े बड़े करीब थे। ऐसा क्या होता है कि आपके जो फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे हैं, आजकल मैं भी तनकीद की ज़द में हूँ और मैंने तो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की, लेकिन वो सुनना चाहते हैं कि सिर्फ बात तहरीक लब्बैक की हो, जबकि सहाफ़ी ने हर जमात की बात करनी है। किसी ने अच्छा काम किया उसकी तारीफ़ करनी, किसी ने बुरा काम किया उसको बुरा कहना है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, वो एक ऐसे माहौल से गुजरे हुए हैं जिन पर इन सारी सियासी जमातों ने उनके ऊपर इंतहाई जुल्म किए हुए हैं। वो अब देखें, एक तो ये है कि आपका उनके साथ यहाँ तक इख्तलाफ हो गया, ठीक है जी, आप उनके बयानिए को रिजेक्ट करते हैं, TLP को, उन्होंने हर किस्म का जुल्म सहा है इन सारी सियासी जमातों की हुकूमत में, और हर किस्म का खून दिया, कुर्बानियाँ दी, तो वो उनका नाम भी पसंद नहीं करते और उनका मतलब सोच और उनका मतलब जिक्र ही पसंद ही नहीं करते। इसलिए और वो सच पर हैं, हक पर हैं कि देखें ना आप, दुश्मनी एक और चीज़ होती है, एक राह अजीमत अपना कर और उस बयानिए के ऊपर अपनी हर तरह की कुर्बानी देना, और फिर वो शक्लें उनके सामने आए तो उन्हें चिढ़ तो लगती है। वो शक्लें मैं ही क्यों ना देने वाला हूँ, वो मेरे साथ भी चिढ़ खा जाएंगे कि आप क्यों बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये वजह है। दूसरी बात है कि औरिया साहब की आपको बात की, आप आए, आपने बयानिया दिया, आपको इज्जत मिली, बिल्कुल मिली। अब जब आप मुखालफत करेंगे तो थोड़ी बहुत ही तो अब ये कितना भी सियासी वर्कर हो, कितना भी हो, वो अपने लीडर को डिफेंड करता है और दूसरी चीज़ों को साफ ज़ाहिर है उसने अपने बयानिए को, अपनी जमात के नज़रिए को उसने डिफेंड करना है और दूसरों को उसने तनकीद का निशाना बनाना है। तो आप जब आए, मोहब्बत मिली, अगर आपको थोड़ी सी उस मकाम के ऊपर जब आप दूसरे साइड पे जाएंगे, किसी भी साइड पे जाएंगे, तो थोड़ा सा मुखालफत का सामना नहीं है तो वो बखुशी कबूल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शंस अगर अर्ली होते हैं, आपकी तैयारी है मुकम्मल? इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुकम्मल वाली बात यह है कि हमने ऐलान किया हुआ है कि जब दिल चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, गवर्नमेंट इलेक्शन का ऐलान करे, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। सही है। पूरे पाकिस्तान में अभी मतलब देखें, बड़ा एक वो होता है, फिर मुकाबला जिन जमातों के साथ है वो करोड़ों रुपया खर्च करती हैं। मैंने आपके तमाम कैंडिडेट्स, कमोबेश तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, और मैंने देखा कि वो इलेक्शन कमीशन की दी हुई जो उनको लिमिटेशंस हैं उसी के अंदर वो अपना खर्चा वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि अर्ली इलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगा संभालना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए? नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए 2018 वाले से मुश्किल नहीं है, वो बहुत मुश्किल था इलेक्शन, पहला इलेक्शन और सारा कुछ। तो TLP ने मैनेज करके बताया था मुश्किल वक्त में, और मैनेज करके बताया था कि हम अच्छे मैनेजर भी हैं। ठीक है, और अभी भी इलेक्शन जिस वक्त हो, इंशाल्लाह TLP तैयार है और अपना हक भी लेगी इंशाल्लाह, और अच्छा रिज़ल्ट देगी TLP। लेकिन मसला ये है कि हमारा खाली सिर्फ एक उम्मीदवार सरमायादार से मुकाबला नहीं है, हमारा इस पूरे निज़ाम सरमायादाराना से मुकाबला है, जहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त की एक मंडी लगती है, जहाँ पर ज़मीर और जनाब मिल्लत फ़रोशों का एक पूरा बाज़ार है, उसके अंदर से अच्छे बंदे लेकर आना। ये तो अब हमारे इदारे कमज़ोर है ना कि इलेक्शन कमीशन उस लिमिट के अंदर अगर TLP को बाउंड करती है और साथ में बाकी जमातों के उम्मीदवारान को भी बाउंड करे, तो फिर हम देखें क्या। वहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर शनाख्ती कार्ड ख़रीदे जाते हैं, वोट ख़रीदे जाते हैं, रातों रात पैसे बिकते हैं, सारा कुछ बिकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह कौम को समझ आ रही है कि हमें ख़रीदने वालों ने हमें बहुत महंगा बेचा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल मैं फ़ायदा इस चीज़ से उठा रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल पूछा हो मेरे से इंटरव्यू से पहले कि जी क्या सवाल करने, हमारा कभी कोई इस पर बात ही नहीं हुई। जब भी मैंने इंटरव्यू किया, मैं आता हूँ, मैं इंटरव्यू शुरू कर देता हूँ। एक सवाल लोग बड़े तवातुर से मेरे से पूछते हैं कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत बनती है तो क्या ये तालिबान जैसी हुकूमत होगी? क्या ख़वातीन को ज़बरदस्ती नकाब करवाए जाएंगे? क्या फ़िल्म इंडस्ट्री बंद कर दी जाएगी? किस तरह से मामलात आगे चलेंगे? देखें, आप आए हैं, मैंने तो आज तक आपसे यही सवाल नहीं किया कि आप सवाल क्या करेंगे। तो जब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती तो अलहदा की बात है, मैं आपसे अपने हक़ ही नहीं ले रहा, ठीक है, तो मैं ज़बरदस्ती कैसे करूँगा? देखें, इस तफ्ते कल्ब का मेरे आका मौला का फरमान है, जब भी कोई बात करनी है ना अपने दिल से पूछ। तालिबान की हुकूमत कैसी है, कौन कैसे की है उन्होंने, उनका एक अपना तरीक़ाकार होगा। हमारा तरीक़ाकार ये नहीं है, हम दीन के मुताबिक
पहले ख़ुद को ढालेंगे, फिर वो नमूने पेश करेंगे माशरे में, जिससे मुतासर होकर लोग ख़ुद दीन पर अमल करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। आखिर में कल के दिन के और परसों के दिन के हवाले से मैसेज पाकिस्तान के लिए। देखें, ये बहुत अहम दिन है। 14 अगस्त का दिन वो दिन है कि जिसकी सिर्फ कहानी 2-3 साल की नहीं है, वो 1857 से लेकर 1947 है। वो तो दर्द है ही है, उसमें हम लड़ रहे थे अपने दुश्मन से, लेकिन 1947 से लेकर 2022 तक हम मुनाफिकों से लड़ रहे हैं, उन गद्दारों से लड़ रहे हैं, उन चोरों और लुटेरों से लड़ रहे हैं, उन अय्याशों और कुमाशों से लड़ रहे हैं जो हमारे अंदर हमारा लिबादा ओढ़ कर बैठे हुए हैं। वो तो एक बहुत लंबी कहानी है जहाँ से गदर हुई और फिर हमारे बड़ों ने एक इतनी कुर्बानियाँ पेश की कि यहाँ से इस्लाम को देश निकाला नहीं मिला। वरना उंदलुस में जो साहिब किरदार और जो उस मुआशरे के बड़े लोग थे वो मुल्क बदर हुए, भागे जाने बचाई। हमारे बड़े भागे नहीं इस मुल्क, इस वतन से, इस जनाब खित्ते से, बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ के फांसी गाड़ आबाद किए। मतलब कि एक दिन में 1800 उलमा, मशाइख, अवाम, बड़े बड़े लोगों को, मुआशरे के अंदर असर रसूख रखने वाले लोगों को फांसियाँ दी गई, लेकिन वो भागे नहीं, अपना नज़रिया नहीं छोड़ा और यहाँ से साम्राज्य अंग्रेज़ को भगाया। ठीक है जी, सारी बातें की। फिर 47 में जो तकसीम हुई उसके अंदर 10 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की और ये मुल्क इसलिए हासिल किया कि हम यहाँ अलहदा रहेंगे। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क लिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा, ये नारों पर पाकिस्तान लिया। लेकिन पाकिस्तान लेने से लेकर वो जो दुख आज तक पाकिस्तान को है वो उतना दुख नहीं है जितना 1857 से 47 तक है। वो ग़ुलामी ज़रूर थी, लेकिन हम उसके अंदर लड़ रहे थे। अनाउंस्ड एक गुलामी थी। हाँ जी, अनाउंस गुलामी थी और हम लड़ रहे थे, कुड़ रहे थे कि हम ग़ुलाम हैं, हमें आज़ाद होना है। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमने अपने वतन के साथ किया है, ठीक है जी, हमने अपने वतन को ख़ुद बेच कर, ठीक है, कश्मीर बेचकर और बाहर आकर आज़ादी के नारे लगाए हैं। हमने जनाब अमेरिका को बेसें देकर और बाहर आकर आज़ादी के नारे लगाए हैं, बल्कि अमेरिका को बेस देकर और यस जनरल ज़ैनी कहकर हमने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। यानी ये कोई नया नारा नहीं है। लोग कहते हैं इमरान खान धोखा दे रहा है, भाई ये मुशर्रफ ने भी तो यही धोखा दिया था। ठीक है जी, उससे पहले जनाब ज़िया आया, उसने भी तो यही धोखा दिया था। उससे पहले जनाब जो आए उन्होंने भी तो यही धोखा दिया था। ये तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पता नहीं किन घाटियों और वादियों से होता हुआ पाकिस्तान आज सलामती के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। लेकिन कब तक, कैसे, एक बहुत खूबसूरत वाक़या है तारीख़ का जी, मैं आपको इस पर सुना दूँ। बात तो लंबी है जी जी प्लीज़। कि हज़रत जुबैर ये रिवायत करते हैं कि कब्रस जब फ़तह हुआ ना, तो हज़रत अबू दरदा, ये बहुत बड़े साहबी हैं कि तारीख़ से सीखना है ना हमने, तो कहते हैं कि अबू दरदा रो रहे थे। उनसे किसी ने पूछा कि फ़तह हो गई है, क्यों रो रहे हैं आप? फ़तह के बाद तो आपको खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा रो इसलिए रहा हूँ कि हमसे पहले भी यहाँ कोई हुक्मरान थे, उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ने उनको यहाँ से निकाला है। मैं उस वक्त से डर रहा हूँ कि कहीं हम वो हरकतें ना करें और हमें अल्लाह यहाँ से निकाल दे। तो हम पाकिस्तान के साथ जो 70 साल से कर दिए हैं, अभी तो ज़ख्म ताज़ा है। लो ना बताएं, तारीख़ से नाशना रखें कौम को। इस मुल्क का सुकूत डाका नहीं हुआ। आज़ादी मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तारीख़ भूल जाएं और हम जो अपने मुल्क के साथ करते हैं 364 दिन जो करते हैं और एक दिन छुरलियाँ पटाके और पाँ करके और जनाब एक ड्रामेबाजी पूरी रचा कर और जनाब एक परेड कर कर और सारा कुछ एक कर कर और हम कहें कि हम आज़ाद हो गए हैं। भाई किस से आज़ाद हुए? किसने कहा तुम आज़ाद हो गए हो? तुम्हें तो इस मुल्क को आगे लेकर चलना था, सबकी ग़ुलामी से निकालना था। तुम तो आज़ाद इस किस्म के हुए जब तुम्हारा दिल करता है तुम अमेरिका के आगे लेट जाते हो, कभी रशिया के आगे लेट जाते हो, कभी चाइना के आगे लेट जाते हो, कभी फ़लाँ के आगे लेट जाते हो। अपने बरादर इस्लामी ममालिक वो तुम्हें भीख और मंगता बना दिया है। मुझे बताएं, ये दर्द है, एक बहुत बड़ा दर्द है। ये दिन खुशी का है, लेकिन उस खुशी के बाद ये ऐसे ही है कि सुहागन हुई और पहले दिन से शोहर नाफरमान है और आज तक उस का सुहाग उजड़ा हुआ है इस मुल्क का, और इसको कोई ऐसा वफादार नहीं मिल रहा कि जो इसको अब इसकी राह पर गामजन कर दे। जिसको उठाएं वही लाल है, जिसका जहाँ तक जी बना, वो मजहबी लिबादे में हो, सियासी लिबादे में हो, अस्करी लिबादे में हो, किसी लिबादे सरमायादारी के लिबादे में हो, उसने इस मुल्क को नोचा है, काटा है, पीसा है, तोड़ा है। जहाँ जिसका जो दिल चाहा है उसने इसके साथ किया है। यहाँ कोई कानून नहीं रहने दिया,
कोई माशरत नहीं रहने दी, कोई तमद्दुन नहीं रहने दिया, कोई तहज़ीब नहीं रहने दिया। ये दुख है मेरे अपने मुल्क का, मेरी कौम का। आप, मैं बाहर जब लोगों में जाता हूँ, 14 अगस्त वाले दिन आप निकल के देखें कि कौम के चेहरे पर आज़ादी की खुशी है। कौम को आज फीलिंग आ रही है कि आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। शायद उनको पता लगे ना कि हम आज़ादी से पहले कैसे थे, तो वो शायद जितना खुश होते हैं ये भी छोड़ दें जो हमने अपने वतन के साथ किया है। हमें वापस आना होगा अपने वतन के लिए, कोई ऐसे इक़दामात और ऐसी चीज़ें, हर वो चीज़ करनी होगी जो इसके लिए बेहतर हो। सिर्फ मईशत का रोना नहीं है, बहुत सारे रोने हैं। मईशत का तो एक बहाना बना दिया और एक बना दिया ना। भूखे लोग भी गैरतमंद होते हैं, भूखे लोग भी सुखी होते हैं। किसने कहा कि भूख हर चीज़ छीन लेती है? भूखी खुशियाँ भी होती हैं, भूखे सुकून भी होते हैं, भूखी राहतें भी होती हैं। लेकिन मसला यह है कि बेगैरत की राहत नहीं होती, बेज़मीर की राहत नहीं होती, दयूस की राहत नहीं होती, वतन फरोश और मिल्लत फरोशों को राहतें नहीं होती। बस ये दर्द है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और हमेशा की तरह मैंने कोई सवाल डिस्कस नहीं किया था, कभी भी नहीं किया, आज भी नहीं किया। और जिस जवाब को मैं अभी तक जिससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, वैसे तो सारे जवाब ही ऐसे थे, लेकिन जो बेहतरीन चीज़ जो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था, मैंने काफ़ी देर सोचा हुआ था कि हाफिज़ साहब इसका क्या जवाब देंगे, वो ये था कि आपकी हुकूमत आएगी तो वह कैसी होगी। उसका बेहतरीन जवाब मेरा ख्याल है उन सब लोगों के लिए ये क्लैरिटी है जो किसी शशोपंज में है, जो किसी खौफ में है, जो किसी परेशानी के अंदर है कि पता नहीं कैसी हुकूमत होगी, पता नहीं क्या पाबंदियाँ लग जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने फिल बदी मेरे सवाल से बात जो है वो उठा के उसका जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका मिला होगा। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।